नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 78369261। दोस्तों, इस पार्ट में हम संक्षेपण के बारे में देखेंगे। इससे पहले गद्यांश आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाए, शीर्षक कैसे खोजा जाए और व्याख्या कैसे की जाए, ये सब हमने देखा था। सारांश करने की कला को जाना था और वहां पर यह भी सीखा था कि सारांश और संक्षेपण में क्या फर्क होता है। दोनों ही छोटे होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपने ढूंढा था। अब यहां पर संक्षेपण को देख लेते हैं। संक्षेपण भी उसी गद्यांश पर आधारित होता है। जो दो गद्यांश आपको दिए जाएंगे उसमें से किसी एक का संक्षेपण आपको करने के लिए दिया जा सकता है। तो ये होता क्या है? छोटा करना इसका तात्पर्य होता है, ये शब्द से समझ में आ रहा है, संक्षिप्त करना। जितना संक्षिप्त आप कर सकें उतना आपको संक्षिप्त करना होता है। वैसे कहा जाता है कि 1/3 शब्द में इसका संक्षेपण करिए, मतलब जो पैराग्राफ दिया है उसे संक्षिप्त करिए। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि 1/3 को नाप कर ही आपको करना हो, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि उसे आप एकदम नाप कर नपा तुला ही लिखें। उससे और छोटा भी हो सकता है, अगर आवश्यकता हुई तो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। संक्षिप्त करना है तो जितना आप छोटा रख सकें उसी में आपका कौशल है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि संक्षेपीकरण, सार संक्षेप, भाव संक्षेप नाम के जो शब्द हैं, ये कुछ शब्द आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो इनका भी इस्तेमाल किया जाता है संक्षेपण के लिए। मतलब वही चीज़ है, चाहे आप संक्षेपण करना कहिए या संक्षेपीकरण करना कहिए, संक्षिप्तीकरण कहिए, सब एक ही बात। किसी लंबे गद्यांश या अवतरण का जो विवरण है उसे सार स्वरूप प्रस्तुत करना, संक्षेप में प्रस्तुत करना, ये जो कला है इसको संक्षेपण कहा जाता है। लेकिन इसमें गद्यांश में जो कही गई बातें होती हैं उन्हीं को आधार बनाकर और लगभग उसी भाषा में, उसमें ज़्यादा अपनी जो बात है उसको नहीं इस्तेमाल करते हुए, जो गद्यांश की बोली है या उसका जो लहजा है उसी में आपको इसे करना होता है। पंक्तियों को बीच बीच में से काटना होता है और जो मुख्य बात है, मुख्य पंक्तियां हैं, उसको लिखना होता है। ये क्रमबद्ध होना चाहिए। संक्षेपण में क्रमबद्धता का पालन आपको करना होता है हर हाल में। अगर आपका संक्षेपण छोटा है, एकदम बढ़िया तरीके से लिखा गया है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं है, मतलब नीचे की बात आपने ऊपर कह दी है और ऊपर की बात को नीचे डाल दिया है, तो उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, हो सकता है कि काट दिया जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि जिस क्रम में गद्यांश में बातों को कहा गया है उसी क्रम में आप लेकर चलिए। अब इसमें एक चीज़ और कही गई है कि जो सभी मूल तत्व हैं या प्रमुख तथ्य हैं, भाव है, विचार है, ये सब 1/3 शब्दों में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में संक्षेपण मूल अंश के लगभग 1/3 आकार का होता है। तो ये सब कुछ बेसिक मोटी बातें बताई गई। संक्षेपण का महत्व क्या है? तो संक्षेपण का बहुत महत्व है। आजकल कोई भी बहुत डिटेल में और बहुत लंबी चीज़ को पढ़ना, देखना या सुनना नहीं चाह रहा है। ये आज का समय है। लोग जितनी संक्षिप्त चीज़ें हैं, जितने छोटे वीडियो हैं, जितनी कम शब्दों में कही गई बात है, उसको सुनना चाह रहे हैं। तो ऐसे में संक्षेपण आपके लिए बहुत काम का है और आपका जो प्रशासनिक जीवन होगा भविष्य में, उसमें भी एक प्रशासक की भूमिका में आपको अपनी बात संक्षेप में कहना आना चाहिए। और जो फरियादी आपसे फरियाद लेकर फरियाद देने आते हैं या आपसे अपनी डिमांड रखने के लिए आते हैं, तो उनकी लंबी चौड़ी बात में से मूल तत्व निकालने का जो ढंग है वो भी आपके पास होना चाहिए। मतलब वो रोग आकर अपनी तकलीफ़ों को कहते हैं क्योंकि वो पीड़ित होते हैं, वो उस चीज़ को झेल रहे होते हैं, तो उनकी भावनाओं का कोई वहाँ पे बंधन नहीं होता है। कभी कभी तो वो रोने लगते हैं और उसके बाद बहुत सारी बातें कहते हैं। उसमें से आपको अपनी जो मुख्य बात है, काम की बात है, उतना निकालना होता है कि हमें असल में करना क्या है। तो वो चीज़ आपको सारांश की जो कला है उसमें भी सीखने के लिए मिलती है और संक्षेपण में भी मिलती है। संक्षेपण में आपको संक्षिप्त करने का कौशल प्राप्त होता है। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब इसके बाद इसमें एक चीज़ और कही गई है, वही बताया गया है थोड़ा अलग शब्दों में, कि लेखक, वकील, सरकारी अधिकारी आदि इसके बिना काम चला ही नहीं सकते। तो व्यवहारिक दृष्टि से सभी को इसकी आवश्यकता पड़ती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक अधिकारी को ही आवश्यकता पड़ती है। आम आदमी भी एक बेहतर तरीके से अगर काम करना चाहता है तो उसे संक्षेपण की कला आनी चाहिए। किसी चीज़ को सिकोड़ना और बिना उसकी मूल भावना को छेड़े, ये जो कला है ये उसके अंदर होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए वही बातें कही गई है कि जीवन में भी इसका इस्तेमाल है, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है ताकि आप और बेहतर समझें। मान लीजिए आप कोई नाटक देखकर लौटे हैं या मान लीजिए कोई फिल्म नई रिलीज हुई है, उसको आपने देखा और आप घर आए। आपने थिएटर में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखी, ठीक है, और उसके बाद आप घर आए तो आपके जो छोटे भाई बहन है या आपका कोई कजिन है, कोई दोस्त है जो कि नहीं देख पाया था वो फिल्म, तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में क्या हुआ, कॉन्ग से गॉडजिला की दुश्मनी कैसे हुई।
तो अब यहाँ पर आपको बताना होगा, तो क्या आप पूरी फिल्म की स्टोरी बताएंगे शुरू से अंत तक और उसमें जो हॉरर म्यूजिक है उसको भी डाल देंगे? ये तो तरीका नहीं है। आपको ओवरऑल संक्षिप्त में आप इतनी बात बतानी होगी जिससे कि पूरी जो कथानक है वो आपके मित्र के सामने प्रस्तुत हो जाए और उसको ये आइडिया लग जाए कि असल में फिल्म की कहानी क्या है। तो संक्षिप्त में अपनी बात को यहाँ पे कहना होता है। तो संक्षेपण निजी जीवन में भी उतना ही फायदेमंद है जितना कि प्रशासनिक जीवन में या व्यावसायिक जीवन में। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद देखिए संक्षेपण में कौन से गुण होने चाहिए, ये तो हमने उसकी जो महत्ता है उससे परिचय प्राप्त किया है। गुण कौन कौन से होने चाहिए, आप संक्षेपण कर रहे हो तो एकमात्र गुण होना चाहिए जितनी आलतू फालतू की बात है, अनावश्यक बातें कही गई हैं जिनका कि वहां कोई अस्तित्व नहीं है, अगर हम उसको निकाल भी देते हैं तो गद्यांश पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो उन बातों को बाहर कर दीजिए, बिना सोचे समझे बाहर कर दीजिए, क्योंकि उससे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, गद्यांश की मूल संरचना बिगड़ेगी नहीं। दूसरा ये कि जहां एक वाक्य को एक शब्द में समेटा जा सकता है तो वो काम कर लीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आप पढ़ते हैं ना व्याकरण में, हिंदी के व्याकरण में आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो उस चीज का, उस कौशल का यहाँ इस्तेमाल कर लीजिए। एक वाक्य के लिए अगर कोई एक शब्द इस्तेमाल हो सकता है तो उसको आप डाल दीजिए, तो अपने आप आपका जो पूरा एक लंबा सेंटेंस है वो एक वाक्य में सिमट जाएगा, संक्षेपण हो गया। तो ये काम आपको करना होता है और कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। मतलब संक्षेपण करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि बीच से कोई लिंक गायब नहीं होना चाहिए। ऐसा न लगे कि गद्यांश को काटा गया है, ऐसा लगे कि गद्यांश को सिर्फ श्रिंक किया गया है, यानी सिकोड़ा गया है। और देखिए भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, सरल और शुद्ध भाषा होनी चाहिए। एक चीज और है, मैंने देखा है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं लिखते अच्छा हैं, बहुत अच्छा उनका लेखन कौशल है, व्याख्या अच्छी करते हैं, संक्षेपण वगैरह सब कुछ, लेकिन वर्तनी में बहुत भयंकर दोष होता है। सामान्य मात्राओं की जो चीजें हैं या नियम है वो भी उनके पास नहीं होते हैं, वो सामान्य मात्रात्मक अशुद्धियां करते हैं जो कि हिंदी के पेपर में क्षम्य नहीं होती। अगर आप जीएस के पेपर में करेंगे तो वहां पर मैटर देखा जाता है, आपकी वर्तनी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, हालांकि वो भी परीक्षक को परेशान कर सकती है तो वो नंबर काट सकता है, लेकिन हिंदी के पेपर में वो कतई क्षम्य नहीं होगी, यहाँ पे नंबर कट जाएगा। मतलब अगर आपने वर्तनी की गलतियां की या वर्तनी का कुछ भी उसमें दोष दिखाई दिया या सेंटेंस की संरचना ही गड़बड़ हो गई तो ऐसे में आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मात्रात्मक अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब इसमें देखें, वो सरल और शुद्ध भाषा का इस्तेमाल करना है, आपको स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है, भाषा तो आपने सरल इस्तेमाल की, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं वो मंतव्य स्पष्ट होना चाहिए। ये कला आपकी संक्षेपण में भी दिखनी चाहिए और ओवरऑल व्याख्या और सारांश में भी दिखनी चाहिए। संक्षिप्तता होनी ही चाहिए, तभी तो संक्षेपण कहलाएगा। क्रमबद्धता होनी चाहिए, ठीक है, क्रमबद्धता का बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। यही फर्क होता है सारांश और संक्षेपण में, ये पिछले वाले वीडियो में भी बताया गया है। और भाषा सरल होनी चाहिए, जो कि बार बार एक ही चीज रिपीट की जा रही है तो इसको संक्षिप्त किया जा सकता है। तो ओवरऑल संक्षेप में समझिए कि भाषा सरल होनी चाहिए, आपके जो विचार है वो वहां अभिव्यक्त होने चाहिए और संक्षिप्त अवतरण आपका जो है वो होना चाहिए, क्रमबद्धता का पालन होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसकी विधि क्या है। तो विधि यही है कि संक्षिप्त करिए, इससे ज्यादा सरल विधि क्या हो सकती है, लेकिन उसको थोड़ा और फैलाकर यहाँ बताया गया है। जैसे कि रमा खाने पीने के व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे का समय व्यतीत करती है। ये आपको एक वाक्य दिया गया है, पैराग्राफ नहीं है, वाक्य है, ताकि आप और बेहतर समझ सके। अब इसे आपको संक्षिप्त करना है, तो भाई व्यंजन अगर बनेगा तो उसे खाया ही पिया जाएगा, और क्या किया जाएगा। व्यंजन बनाकर उसे शोपीस में तो रखेंगे नहीं है, तो इसमें जो खाने पीने का खाना पीना शब्द है उसको हटा दीजिए। रमा व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटा लगाती है या व्यतीत करती है, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे घंटा शब्द अगर आप लिखते हैं तो समय नहीं लिखिए उसके साथ, क्योंकि घंटा जो है वो समय को ही तो दर्शा रहा है, वो कुछ और अलग चीज तो है नहीं। तो एक ही शब्द को दर्शाने वाले अगर मतलब एक ही अर्थ को दर्शाने वाले अगर एक से ज्यादा शब्द हैं तो उसमें से एक को रखिए जो सबसे उपयुक्त है और बाकी को हटा दीजिए, ये कहने का मतलब। तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, रमा व्यंजन बनाने में प्रतिदिन 5 घंटे व्यतीत करती है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि संक्षेपण में वाक्य सुगठित और सुंदर हो गया। ये जो बिखरा हुआ वाक्य था इसको पढ़ने में भी अरुचि हो रही थी, अब जो संक्षिप्त वाक्य आपने लिखा है उसको हर कोई पढ़ना चाहेगा। तो यही होता है संक्षेपण, आकर्षक बनाने का तरीका होता है। और ये आपको जो मेंस में आंसर राइटिंग आप करेंगे ना या एस्से में लिखेंगे, मतलब आपको एस्से लिखना होगा, एस्से का अलग पेपर होगा, तो उसमें 700 शब्दों का निबंध लिखना होता है। तो 700 शब्द सीमा के अंदर आप शीर्षक के जितने भी विचार हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पक्ष हैं, उनको कैसे समेट लेते हैं, ये आपका कौशल होता है। क्योंकि 700 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यूपीएससी वाला जो मेंस होता है उसमें तो बढ़ाने की गुंजाइश होती है क्योंकि शब्द सीमा अच्छी खासी, लेकिन यूपीपीसीएस के मेंस में निबंध के लिए बहुत ज्यादा आपको फैलने का मौका नहीं दिया जाता है, तो वहां भी संक्षेपण आपकी मदद करेगा। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि सिर्फ हिंदी वाले पेपर में ही काम करेगा। तो इसलिए इसे सीख लीजिए। जीएस वाले पेपर में भी जो प्रश्नों के सही और सटीक उत्तर हैं उनको लिखने में भी मददगार होगा। काम की बातें आप लिखेंगे और जो बिना काम का है उसको बाहर कर देंगे। अब यहाँ देखिए कहा गया
नीचे और भी है। जैसे इस वाक्य में यहाँ जो पहला सेंटेंस है ना, उसको पहले देख लीजिए। सेंटेंस एक और देकर आपको ये स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि इसे असल में कैसे किया जाता है। एक वाक्य आपने देख ही लिया है। तो मैंने तुम्हें खोजने के लिए बीहड़ वन घने जंगल पर्वत कंदराएं गिरी अंचल नगर ग्राम देश परदेश सभी की खाक छानी, सभी जगह तुम्हें खोजा लेकिन निराशा ही हाथ लगी। अब एक आम आदमी इसी लहजे में बोलता है, वो बहुत सारे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करता है और इसके लिए उसके पास समय की कतई कमी नहीं होती। समय अगर कम भी हो तो भी वो इस्तेमाल करता है। दो चार जो राइमिंग वर्ड है उनको भी डाल लेता है आम बोलचाल में। तो अब बोलचाल आप खुद ही देख लीजिए, बोली से ही काम चल जाता है लेकिन उसमें चाल भी जोड़ लिया। खैर, तो अब यहाँ देखिए इसे संक्षिप्त करना है। संक्षिप्त कैसे करेंगे? इस वाक्य में जो सभी जगह के द्वारा कही गई है उसका वर्णन बीहड़ वन घने जंगल के द्वारा किया गया। मतलब सभी जगह जब आपने ये शब्द ही इस्तेमाल कर लिया, शब्द युग में इस्तेमाल कर लिया असल में, तो उसके बाद फिर हर जगह का ब्यौरा देने की क्या आवश्यकता है कि आप कहाँ कहाँ गए थे। आप चंबल घाटी में गए थे, आप केरल में गए थे, या आप भारत के किस कोने में गए थे, कहाँ कौन से उच्चावच में थे, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि सभी जगह तुम्हें खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला, ऐसे। तो लिख अब क्या सकते हैं कि मैंने तुम्हें सब जगह खोजा पर निराशा ही हाथ लगी। ठीक है, इतने में काम हो गया। वही बातें आपने कही लेकिन कम शब्दों में कही। इसको लोग सुनना चाहेंगे और वो वाला जो एक्सप्लेनेशन है उसको नहीं सुनना चाहेंगे। कुछ वाक्य उपवाक्य या खंडों के योग से बने होते हैं तो इन्हें हटा दिया जाता है। जैसे ऊपर से शरीर के ऊपर मैल चढ़ गया है तो मैल को रगड़ कर साफ कर लिया जाता है, तो जो शरीर है या कपड़ा है, दोनों चीजों की बात है, वो चमक जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है। वाक्य में एक शब्द के साथ बहुत सारे चिपके हुए अनावश्यक शब्द होते हैं तो उनको हटा देने से वाक्य निखर आता है। वो चीज करनी चाहिए, संक्षेपण में इस कला का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे अब यहां देखिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने एक दिन प्रार्थना करते हुए जगदम्बा से कहा कि हे जगन माता, मुझ में न विद्या है न बुद्धि, न किसी शास्त्र का ज्ञान है, मैं तो तेरी संतानों में परम मूर्ख ही हूं। मतलब जितनी तुम्हारी संतानें हैं सभी हैं तो उसमें मैं सबसे महामूर्ख वाला हूं। अब यही प्रार्थना है कि तू कृपा करके सभी धर्मों तथा सभी शास्त्रों का सारा तत्व मुझे समझा दे ताकि जो मूर्खता है वो मिट जाए। अब ये है सेंटेंस। मतलब एक भक्त जो है वो विह्वल होकर भगवती से स्तुति कर रहा है, आराधना कर रहा है उनकी, उनसे मांग रहा है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो अंश है, मतलब इसका जो मुख्य भाग है वो उत्तम पुरुष में है। अब इसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस की विनम्रता और निराभिमानिता, मतलब जिसमें अभिमान न हो, अहंकार न हो, तो वो अहंकारहीनता की अभिव्यक्ति हुई है। इस वाक्य को कुल मिलाकर आप कैसे लिखेंगे? अच्छे तरीके से लिखने का जो यहाँ फॉर्मेट है वो आपको दिखाया जा रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विनम्र और अहंकार रहित शब्दों में, ठीक है, निरअहंकारी शब्दों में भी लिख सकते हैं। शब्द आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो अहंकार रहित, या फिर इस प्रकार से आप लिख लीजिए, निरअहकार का मतलब ये हो जाएगा अहंकार के बिना, तो या तो अहंकार रहित लिखिए। चलिए, तो रामकृष्ण परमहंस ने विनम्र और अहंकार रहित शब्दों में जगदम्बा से प्रार्थना की कि वह अपने सब धर्मों और सब शास्त्रों का सार समझा दे, या सभी धर्मों और शास्त्रों का सार समझा दे, ये ज्यादा बेहतर होगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो लंबा सेंटेंस था उसे आपने घटा के छोटा कर दिया और रोचक भी बना दिया। तो कुल मिलाकर संक्षेपण जो है वो कितना उपयोगी है हिंदी भाषा में, इसे तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। वही हम लोग कर रहे थे और इसीलिए आयोग आपको ये करने के लिए देता भी है। संक्षेपण के कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे ये लंबा सा पैराग्राफ है, अब इसे आपको संक्षिप्त करना है। तो देखिए पहले पैराग्राफ, मीडिया और यातायात की तकनीकों में असाधारण विकास और उनका हमारे निजी और सार्वजनिक जीवन में बरबस प्रवेश शायद हमारे समय का सबसे चटक लक्षण है। मतलब सबसे उभरा हुआ लक्षण है। चटक का मतलब क्या होता है? जो सबसे उभरा हुआ दिखाई दे, जैसे चटक रंग होते हैं। इनके प्रतिदिन बढ़ते हुए प्रभावों के बीच हम अपनी दुनिया को छोटी करके नहीं रख सकते हैं। हम पूरे विश्व संदर्भ में जीने के लिए मजबूर हैं। अब यहाँ पे जीन जो लिखा है ना, वो जीना होगा, ठीक है, मतलब जीवन जीना। हमें इस वास्तविकता का विरोध करके नहीं बल्कि इसके साथ सही समझौते करके रहना होगा। और मेरे लिए इन समझौतों के प्रारूपों के संकेत विभिन्न साहित्यों के बदलते हुए आपसी रिश्तों और रवैयों में हमेशा मौजूद रहते हैं। मतलब यहाँ लेखक अपने शब्दों में से कह रहा है। एक तो यह परिवर्तनों के पीछे पीछे प्रत्यय बुद्धि, यहाँ देखें, प्रत्यय बुद्धि से न चलकर उन्हें आगे बढ़कर थोड़ा पहले से सोचें तो उन्हें ज्यादा संतुलित और रचनात्मक ढंग से स्वीकार कर सकेंगे। मतलब परिवर्तनों के पीछे पीछे नहीं चलना है बल्कि उन्हें बौद्धिकता से उनका निरीक्षण करना है और उसके बाद तब जाकर अनुकरण करना है, तो हम ज्यादा रचनात्मक कर सकते हैं। दूसरे, मीडिया और यातायात के साधनों ने अगर एक अर्थ में हमारी बाहरी दुनिया को बहुत संक्षिप्त यानी सिकोड़ दिया है, घर बैठे आप पूरी दुनिया का नजारा ले सकते हैं, तो दूसरी ओर हमारी निजी दुनिया को बहुत विस्तृत कर दिया है, क्योंकि वो जितनी चीजें बाहरी दुनिया में फैली हुई थी अब वो हमारी निजी दुनिया में घुस आई हैं, तो विस्तार बढ़ेगा ही।
अब इसके बाद देखिए हमारे बीच अपरिचय घटा है, मतलब दुनिया से पहले हम अपरिचित रहते थे, इतना संचार माध्यम सशक्त नहीं थे। आजकल हम पूरे विश्व से लगभग परिचित हैं, कहाँ कौन सी संस्कृति, कौन सी भाषा, कैसे लोग रहते हैं, ये सब हम जानते हैं। जो कि यहाँ देखिए यह एक छोटा सा परिवार बहुत बड़ा परिवार हो गया है, इतना बड़ा कि अक्सर ऐसा लगता है कि इसमें भौतिक एकता तो है लेकिन घनिष्ठता नहीं, क्योंकि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा फैली होगी तो उसका घनत्व अपने आप कम हो जाएगा, आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, ये फिजिकल फार्मूला है। तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वही लग रहा है, घनिष्ठता कैसे रहेगी, जब आप प्रसार करिएगा तो फैलाव होगा, चीजों में दूरी बढ़ेगी। अब यहाँ देखिए वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को चरितार्थ करने वाली ये जो विचारधारा है, इसमें घनिष्ठता का अभाव है, कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है। एक दूसरे के निकट आने के साधनों का अगर हम सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं तो साधन नहीं बल्कि हम दोषी, मतलब किसी व्यवस्था का या किसी सुविधा का। ये सुविधा ही तो है, संचार के माध्यम क्या है या जुड़ने का जो माध्यम है, सुविधा है एक तरह की। अब इसका अगर आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर परिपक्वता का अभाव है, बुद्धिमत्ता का अभाव है। यही बात है, साधन का दोष नहीं होता। तो अब इसे आपको संक्षिप्त करना है। ये है आपका लंबा सा पैराग्राफ, लंबा ही है, एक मध्यम आकार का है। अब इसे आपको संक्षिप्त करना है तो संक्षेप आप कैसे करिएगा, देखिए। मीडिया और यातायात, टेक्नोलॉजी या तकनीक हमारे जीवन के अवश्यंभावी अंग है, मतलब उन्हें हम अपने जीवन से अब अलग नहीं कर सकते। पहले हमने इनके बिना अपना जीवन यापन किया है, जिंदगियां गुजारी हैं, लेकिन अब ये हमारी जिंदगी में ऐसे घुले हुए हैं कि हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। तो ये चीज हमने संक्षिप्त में यहां तक कह दी। हम इनसे दूरी नहीं बना सकते। अब चाहे आप तो ये वाला भी काट सकते हैं, ठीक है। अवश्यंभावी अंग होने का मतलब ये है कि आप इसे अपने आप से दूर नहीं कर सकते, तो ये उसी में समाहित हो जाता है। तो सीधा आप लिखिए कि मीडिया और जो यातायात टेक्नोलॉजी है वो हमारे जीवन का अवश्यंभावी अंग है। चूंकि यह अनिवार्य है, इनके प्रति उदासीन रहने की अपेक्षा आगे बढ़कर इन्हें अपनाने और संतुलित ढंग से प्रयोग में लाने की आवश्यकता है, ये आपने लिखा। और तकनीकी विकास ने हमारे बाह्य जीवन को संकुचित करने के अलावा निजी जीवन का विस्तार कर दिया है, लोगों से जुड़ने के अवसर दिए हैं। तो इससे भौतिक एकता तो बढ़ी है, लेकिन जो पारस्परिक घनिष्ठता होनी चाहिए उसमें कमी आई। तकनीकी विकास के सकारात्मक पक्ष से जुड़कर हम इससे जुड़ी हुई खामियों को दूर कर सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं इसमें। तो इसमें से एक चीज और हमने काट दी कि हम इससे दूरी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा आपने निकाल दिया, बाकी आपका यहाँ से यहाँ तक संक्षेपण हो गया। तो इतने बड़े गद्यांश को आपने क्या किया, संक्षिप्त में समेट दिया। और छोटा हो सकता है, गद्यांश की मूल भावना से छेड़छाड़ किए बगैर इसे और छोटा किया जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन फिलहाल इतना हमने किया। नीचे एक और पैराग्राफ दिया है, जैसे देखिए अब यहाँ पे कहा गया है श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इसे अपनी श्रद्धा के बदले में, यहाँ देखिए, इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते हैं। श्रद्धा में और लालच में फर्क होता है। आजकल भगवान से मनौती मांगने वाली जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, पहले भी थी लेकिन कम थी। तो अब हम पूजा करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ निहित होता है। अगर स्वार्थ का भाव है तो वहां श्रद्धा नहीं होती है, ये कहने का मतलब। श्रद्धा धारण करते हुए अपने को उस समाज में हम समझते हैं जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यष्टि के रूप में उसके अंतर्गत न भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला हो। ये उलझा हुआ सेंटेंस है। और श्रद्धा ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव अकेले हम पर नहीं होता बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसमें कि हम केवल समाज के प्रतिनिधि रूप में प्रकट होते हैं, मतलब समाज को लीड करते हैं, ये कहने का मतलब। सदाचार पर, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध या घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया है, लीडरशिप दी। और यह काम उसे इतना भारी लगता है या उसने इतना भारी समझा है, यहाँ आप देखिए, यह काम जो दायित्व है ना वो उसे इतना भारी लगता है कि उसका भार सारे मनुष्यों में बांट दिया। मतलब एक के ऊपर डाला गया तो उसे लगा कि हम अकेले इसे नहीं ले सकते या अकेले इसे लेकर आगे नहीं जा सकते, तो उसने अपने ही जैसे कई सारे मनुष्यों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट डाला। अब 2-4 मानवीय लोगों के ही सर पर नहीं छोड़ा है बल्कि पूरे समाज में बांट दिया है। जिस समाज में सदाचार पर, श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, समाज उतना ही जागरूक समझा जाएगा। प्रतिक्रिया जितना ज्यादा देना समाज सीखेगा उतना ही ज्यादा जागरूक माना जाएगा। जागरूकता की यही परिभाषा है फिलहाल हमारे लिए। तो ये है पूरा पैराग्राफ। अब इसका आपको शीर्षक लिखना है और उसके बाद एक प्रश्न पूछ लिया गया है कि श्रद्धा किसको कहते हैं। तो निर्विकार भाव से समर्पण जो होता है वही श्रद्धा कहलाता है। मतलब जिसको आप इष्ट मानते हैं, श्रद्धेय मानते हैं, उसके प्रति पूरा समर्पण आपने कर दिया, उससे बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, पूरी तरह से निर्विकार भावना से आप अपना सब कुछ उसके चरण में ले आकर डाल देते हैं, तो इसको कहा जाता है श्रद्धा। इसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। तो ये तो जो प्रश्न का उत्तर है ये मिल गया। अब बचता है शीर्षक और संक्षेपण। तो शीर्षक पहले तलाश लेना चाहिए। शीर्षक इसका क्या हो सकता है? श्रद्धा सामाजिक प्रतिनिधित्व हो सकता है, या श्रद्धा समाज का आधार हो सकता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो शीर्षक कई सारे हो सकते हैं। अब यहां आपने संक्षेपण किया।
संक्षेपण कैसे करेंगे? इसमें से जितनी अनावश्यक चीजें हैं उनको बाहर कर दीजिए। तो जरा देखिए, यहां पर कहा गया है कि हर मनुष्य में श्रद्धा का भाव निहित है। श्रद्धा का भाव आत्मसात करते हुए हम स्वयं को उस समाज का अंश मानने लगते हैं जो सकारात्मक कार्य करता है, क्योंकि श्रद्धा में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं होता, इसलिए जिससे समाज के हर मनुष्य का सरोकार होता है, यानी उससे लेना देना होता है, भले ही किसी एक मनुष्य पर या एक मनुष्य का उतना महत्वपूर्ण योगदान न हो। मतलब देखिए, समाज में जितने मनुष्य हैं, यहाँ संक्षेपण में उस बात को संक्षिप्त में लपेटा गया है या सिकोड़ा गया है, तो उसके अंदर कौन सा तत्व निहित है ये बताया जा रहा है। समाज के अंदर जितने लोग रहते हैं सब एक समान रूप से उपयोगी नहीं होते हैं या एक समान रूप से गुणवान या योग्य नहीं होते। कुछ उसमें से कम होते हैं तो कुछ बेशी होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं, ये कहने का मतलब। तो वही कहा गया है, श्रद्धा की जो भावना है वो सभी में पाई जाती है, लेकिन एक मात्रा में हो और एक जैसी विचारधारा हो ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ देखें, श्रद्धा में कृतज्ञता और प्रतिनिधित्व की भावना होती है। समाज ने सदाचार के लिए श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने का अधिकार हर मनुष्य को समान रूप से दिया है। यह मनुष्य का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता कि आप एकदम से क्रोध विहीन हो जाइए, सब कुछ क्षमा कर दीजिए, किसी अन्याय तक का विरोध मत करिए। अगर अन्याय दिखे, चाहे अपनी अंतरात्मा के ऊपर हो रहा अन्याय हो या किसी दूसरे के ऊपर हो रहा अन्याय हो, दोनों का समान रूप से विरोध करना चाहिए। और वही समय होता है कि आपको क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए। अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है तो अंगुली टेढ़ी की जाती है, तो वही क्रोध जो है वो टेढ़ी अंगुली है। तो क्रोध उस समय आवश्यक हो जाता है, बिना उसके बात नहीं चलती। तुलसीदास जी ने भी लिखा है, भय बिनु होई न प्रीत। तो भय कैसे उत्पन्न होगा? जब भगवान राम ने प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण समुद्र की ओर ताना, तो समुद्र को लगा कि बस अब तो सब काम खत्म होने वाला है, तो अब तो आना ही पड़ेगा सामने, नहीं तो वो भी आने को तैयार नहीं था। तो क्रोध दिखाना तब आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें इसमें संक्षिप्त में कह दी गई, जो यहाँ पे कई सारी लाइनों में फैलाया गया था। इस प्रकार से संक्षेपण हो सकता है। एक और तरीके से किया गया है, उसको भी देख लीजिए। यहाँ देखिए, कहा गया कि हमारे समाज में हर मनुष्य में श्रद्धा का भाव निहित है, और श्रद्धा का भाव आत्मसात करते हुए हम स्वयं को उस समाज का अंश मानते हैं जो समाज सकारात्मक रूप से कार्य करता है या सकारात्मक कार्य करता है, जिससे समाज के हर मनुष्य का सरोकार होता है। और श्रद्धा को अपनाने की प्रक्रिया में कृतज्ञता और प्रतिनिधित्व की भावना होती है। तो वही चीजें लगभग है जो हमने पीछे देखी है। समाज ने सदाचार के लिए श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने का अधिकार हर मनुष्य को समान रूप से दिया है, और मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह सदाचार के लिए श्रद्धा और अत्याचार के प्रति रोष प्रकट करने के लिए जो उसे स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग करे, मतलब सामाजिक उत्थान में योगदान दे। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एक ही चीज को अलग अलग ढंग से संक्षिप्त किया जा सकता है, वो यहाँ बताया गया। और संक्षेपण वाले पार्ट में बस इतना ही। इसके बाद हम पत्र लेखन वाला जो वीडियो है उसे कवर करेंगे।